हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो होगा एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में कि हम उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपसे सबसे पहले जो मेरा रहेगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार हम वीडियो को स्किप करते के देखते हैं या बीच में से छोड़ देते हैं देखना, तो हमारा लिंक छूट जाता है। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि ये वीडियो सही है कि नहीं, इस चैनल से देखना मेरे को सही है कि नहीं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे पर विश्वास रखिए। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत आरामदायक रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कहीं किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा और बहुत ही बेस्ट कंटेंट पहुँचा सकूँ। तो देखिए दोस्तों, जो नए हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं IIT जोधपुर से MSc केमिस्ट्री कर रखी है मैंने, और मेरा हाल ही में CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 2019 में 28 रैंक आई थी। तो देखिए दोस्तों, हम आज के अपने टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप मत इसको स्किप करिएगा और इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। मेरी पूरी उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आएगा। और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं, जो उनका स्पेशलाइजेशन होता है, उनके लिए ये तो एक बेसिक ही हो गया, क्योंकि उनको तो ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। और इन चीज़ों का हमें मैकेनिज़्म पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें बस रिजल्ट याद रखने हैं, तो कि थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि अगर ऐसा कुछ रिएजेंट आ जाए और ऐसा कुछ सबस्ट्रेट हो तो हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड के डेरिवेटिव्स को कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो देखिए, एसिड के डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, हमें पता है कि हमारा एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है, और ये पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो जब इस एसिड के ग्रुप में हमारा ये देखिए C++ ये पूरा मिलके एक एसिड फंक्शनल ग्रुप बनाता है। तो जब मैं इसका OH वाला पार्ट, इसको मैं रिप्लेस कर दूं Cl से या फिर OR से या फिर NH2 से या फिर OCOR। Cl मतलब हैलोजन, OR मतलब ऑक्सीजन, और ये क्या है, एक अल्काइल ग्रुप। NH2 मतलब ये अमीन से ही आया है, और OCOR ये मेरा क्या है, ऑक्सीजन कार्बोनाइल, मतलब ये OC++OR। इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनसे अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या क्या नई नई चीज़ें मिलती हैं। तो जो हमें नई नई डेरिवेटिव्स मिलेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी आगे भी कुछ फर्दर रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए हम इनके डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा डेरिवेटिव आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हलाइड्स। एसिड हलाइड से क्या मतलब है, एसिड क्यों बोला है, क्योंकि ये हमें एसिड से मिला है। और हेलाइड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक हेलाइड या हैलोजन प्रेजेंट है। इसका जनरल फार्मूला होता है, बेसिकली ये जनरल फार्मूला नहीं है, बट ये एक टाइप ऑफ एसिड हेलाइड है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। ठीक है। तो देखिए, मैंने इसको एसिटाइल क्यों बोला है, एसिटाइल मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि CH3CO वाला पार्ट है। CH3CO वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड से हमें मिलता है ये, इस वजह से मैंने इसका डेरिवेटिव को बोला एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है। इसमें इसकी जो पर्टिकुलर एसिड होगी वो क्या होगी, RCOOH। तो OH की जगह तो मेरे को मिल गया हैलोजन, एंड RCO एज इट इज़ मिल गया। इसको मैंने बोला एसिड हलाइड या असाइल हलाइड। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये बनते कैसे हैं। तो देखिए, बेसिकली तो चलिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसमें क्या आता है, सबसे पहला कि एसिटिक एसिड जो है उसको मैंने फॉस्फोरस पेंटा मतलब 5 किस लिए, क्लोरीन के लिए। तो
फॉस्फोरस के साथ पेंटाक्लोराइड जो है, इसको मैंने क्या बोला, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसकी जब मैंने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। फिर उसके साथ कुछ मुझे बाय प्रोडक्ट्स मिले। अब देखिए ये कैसे बना। तो देखिए इसका मैकेनिज़्म हमें नहीं पढ़ना, बट फिर भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देती हूँ कि जो PCl5 है, अब देखिए PCl5, अब क्लोरीन पे क्या होता है फॉर्मल चार्ज, -1। तो देखिए अगर मेरा इसके ऊपर एक क्लोरीन पे -1 का फॉर्मल चार्ज है तो 5 पे कितना होगा, -5 का। तो -5 पे अगर क्लोरीन फॉर्मल चार्ज है तो फॉस्फोरस पे क्या होगा, +5। तो फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है कि फॉस्फोरस के वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, बट अब वो सारे गायब हो चुके हैं, वो सब क्लोरीन खा चुका है, तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है। इसका मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ पर कैसा नेचर का है, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या करेगा फॉस्फोरस, किसके पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन जो है एक तो C∪O है और एक क्या है OH। ये देखिए एक तो ये वाला ऑक्सीजन है और एक ये वाला ऑक्सीजन है। तो अब देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो देखिए आपको एक चीज़ मैंने बताई थी जनरल ऑर्गेनिक की क्लास में। अगर आप लोग नए हैं, आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखना। मैं आपको उसका लिंक या प्लेलिस्ट का मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा डोनर एबिलिटी का। तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो sp3 वाली ऑक्सीजन होती है उसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन जो इसका लोन पेयर है वो किसको डोनेट करने वाला है, फॉस्फोरस को। जब ये फॉस्फोरस को डोनेट करेगा तो इनके बीच में कुछ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, CH3COOH PCl5 प्लस, इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, मेरा जो Cl है वो माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर Cl- इस पर अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन पे क्या होगा, देखिए ये जो C∪O है OPCl4 प्लस ऐसा बन जाएगा, और एक Cl- निकल गया है। जब वो Cl- इस पर अटैक करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो चुका है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज। जब वो ऑक्सीजन वापस आएगा ऐसे माइनस चार्ज को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, तो ये एक लिविंग ग्रुप है और ये निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3C∪OCl, ये हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मैकेनिज़्म थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्या है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना, क्योंकि देखिए मैकेनिज़्म हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और आपको क्या रखना, याद रखना है कि रिएक्शन क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी ले सकती हूँ। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब मैं फॉस्फोरस के ही चीज़ें क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमें केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि जो फॉस्फोरस है और जो क्लोरीन है, इसका जो आपस फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, इनका जो आपस में बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि फॉस्फोरस में क्या होता है 3D पाई, और ऑक्सीजन में क्या होता है 2p पाई। तो 3D पाई और 2p पाई की जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इनका एक इंक्लाइंड नेचर होता है। इंक्लाइंड नेचर से क्या मतलब है, ये मेरा डी ऑर्बिटल होता है और ये मेरा p ऑर्बिटल होता है। तो ये देखिए ये आपस में क्या एक अच्छी बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर p होता यहाँ पर भी तो वो ऐसे सीधा खड़ा होता,
ऐसे सीधा रहता, ठीक है। बट डी ऑर्बिटल क्या है, थोड़ा तिरछा, वो दोनों तरफ से क्या कर रहा है, पी के पास जा रहा है, खुद आगे होके बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से ये बॉन्ड हमारे स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए हम जनरली जब भी हमें ऑक्सीजन कहीं से रिमूव करना होता है तो हम फॉस्फोरस से बनी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि विटिग रिएक्शन भी हो गई। विटिग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ जो हमारा होता है उसको हम फॉस्फोरस के किसी भी सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं। फॉस्फोरस ये ऑक्सीजन लेके निकल जाता है इलाइड बना के या फॉस्फेटेन बना के, जो भी उसका बाय प्रोडक्ट होता है। फिर हमें क्या मिलता है, सी डबल बॉन्ड CH2 कोई भी अल्कीन मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी विटिग रिएक्शन होती है। तो जो विटिग रिएक्शन की जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो यही होती है कि हमें बाय प्रोडक्ट में फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O ऐसा एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है ऑक्सीजन के साथ, विच इज़ 3D पाई एंड 2p पाई, ठीक है। इसको हम डिटेल में, मैं आपको बहुत सारे अच्छे न्यूमरस अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगी केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में। तब तक आप मेरा चैनल देखते रहिए। फिर उसके बाद मेरे पास ये आता है थायोनाइल क्लोराइड। ये भी एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्लोरीनेटिंग एजेंट मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये मुझे क्लोरीन देगा और मेरे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक और एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। फिर वही मैंने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराई और मुझे क्या मिल गया, एक बेंजोइल, क्या होता है ये, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये बेसिकली, और बेंजोइल क्लोराइड तो शायद हम बीएससी में इसके लैब में एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, आपने करे होंगे कि इसका हम एसिड बना के बेंजोइल क्लोराइड डेरिवेटिव डालते हैं। तो ये बेसिकली उस प्रकार की एक रिएक्शन है। तो हमने क्या सीखा, अभी हमने फॉर्मेशन सीखी किसकी, एसिड हैलाइड की। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव की तरफ, जो होगा एस्टर्स। एस्टर्स पे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हमारी एसाइल हैलाइड्स हैं, जिनको हम एसिड हैलाइड्स भी बोलते हैं, उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट। जो हमारे सोडियम सॉल्ट हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनकी रिएक्शन अगर मैं फॉस्फोरस या फिर कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट के साथ कराती हूँ तो भी हमें एसिड क्लोराइड्स मिलते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैंने दो सॉल्ट्स ले रखे हैं, एक सोडियम सॉल्ट लिया है और एक कैल्शियम का सॉल्ट लिया है। किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ लिया है, इसीलिए मैंने एक को सोडियम एसिटेट और एक को कैल्शियम एसिटेट बोला है। तो ये देखिए मेरे बाय प्रोडक्ट्स मिल गए एसिड हैलाइड्स, ठीक है। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा एक्सप्लेनेशन, हर एक वर्ड का मीनिंग किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो आप देखिए, इसको ज़रूर आप फॉलो करिए, आपको सब समझ आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है एसिड अनहाइड्राइड। तो इसके बाद मैं आपको एस्टर्स बताऊंगी, क्योंकि एस्टर्स की प्रिपरेशन में काफ़ी 3-4 हमें प्रिपरेशंस देखने पड़ती हैं, इसलिए वो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो उससे पहले मैं आपको एसिड अनहाइड्राइड बता देती हूँ। तो एसिड अनहाइड्राइड, एसिड हमें पता है एसिड के डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अनहाइड्राइड बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड, जब हम वाटर एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। कभी हम लैब में भी बोलते हैं कि इसका अनहाइड्रस सॉल्ट चाहिए, तो अनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी की मात्रा एकदम ज़ीरो हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनहाइड्राइड। तो ये जो अनहाइड्राइड है ये हमें कैसे मिल सकते हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसको हम बोलते हैं P2O5 या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, P2O5, ठीक है। तो ये जो P2O5 होता है ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और आपको मैंने बताया ही था कि जो फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि हम एसिड डेरिवेटिव में बेसिकली कर क्या रहे हैं, इस चीज़ को हटा रहे हैं। इस चीज़ में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी अगर मैं फॉस्फोरस का ही कोई चीज़ इस्तेमाल करूं। अब मुझे इसमें क्या करना है, फॉस्फोरस की चीज़ से इसको तो हटाना है, और ये जो पार्ट है इसी को मुझे क्या करना है, रिएक्ट भी कराना है। मतलब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि RCO तो है ही, उसके साथ OC डबल बॉन्ड OR, ये मेरी क्या चीज़ है, ये मेरी यही चीज़ है, बट
इसमें बेसिकली क्या हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड ने रिएक्ट करके पानी को निकाल दिया है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, डिहाइड्रेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ये मेरा एक थैलिक एसिड है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक थैलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं। जब मैंने इसको हीट किया P2O5 के प्रेजेंस में, P2O5 ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब आपको इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ। एक एसिड का H लीजिए, एक एसिड का OH लीजिए, क्या निकल गया, HHO, मतलब H2O ये निकल गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इससे जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, बस आपका ये बन गया। ये क्या बन गया, थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड क्यों बोला है मैंने, ये थैलिक एसिड से मुझे मिला है थैलिक अनहाइड्राइड। ओके, सो देखिए हमने क्या सीखा, हमने देखा एसिड अनहाइड्राइड कैसे हमने बनाया, हमने डिहाइड्रेशन करी कार्बोक्सिलिक एसिड की, डिहाइड्रेशन मतलब H2O को मैंने रिमूव किया, फिर उसके बाद जो भी बच गया उसको मैंने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अगर ये 2 अलग अलग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ये, इसमें क्या करना है, एक का H लिया, एक का OH लिया, ये हटा दो और O इसको ऐसे जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, तो ये आपका एक अनहाइड्राइड मिल गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव के पास। सो दोस्तों अभी तक हम एस्टर्स का इंतज़ार कर रहे थे, तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ एस्टर्स आपके सामने हाजिर है। एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, तो एस्टर्स में ये जो एक रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। ये जो रिएक्शन है ये किसने दी थी, फिशर स्पीयर ने दी थी। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एसिड है, इसका जो OH है और एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल की ये रिएक्शन है, ये भी एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट करना, मतलब वाटर डालना, डिहाइड्रेट मतलब वाटर हटाना। तो क्या करना है, वाटर हटाना है। आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी ले लो, या तो इसका OH ले लो या तो इसका OH ले लो, एक का OH एक का H हटा देना है, जो भी बचा है उसको जोड़ देना है। जैसे ये रिएक्शन है, अब सिंस हम एसिड के OH को ही हटा रहे हैं तो हम ये याद रखते हैं, ये एक सीक्वेंस बना के चलते हैं कि हम एसिड के ही OH को हटाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा CH3COOH है, इसके OH को हटाया, इसके H को हटाया, ये हटाया, ये हटाया, CH3CO CH3CO O C2H5 O C2H5, जो बड़ा बचा उसको जोड़ दिया। अब ये जो रिएक्शन है ये मैंने एक एसिडिक कंडीशन में ली है। H+ का मतलब है एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन का क्या मतलब है, ये जो रिएक्शन है ये मेरी एक एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। अब वो एसिड कोई भी आप ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, या कोई भी एक वीक एसिड ले सकते हैं जो H+ दे दे, ताकि ये रिएक्शन मेरी आराम से हो सके। ठीक है, तो एक एसिड के प्रेजेंस में, और एसिड के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होती हैं। ये मैंने आपको GOC की क्लास में बताई है, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं देखिए आप तो GOC की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। उसके आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है कि एस्टर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द इथरल सोल्यूशन ऑफ डायज़ोमीथेन ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एस्टर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, एस्टर्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द ईथरल सोल्यूशन। ईथरल सोल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्वेंट हमारा ईथर है। ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ईथर रख के मैंने डायज़ोमीथेन को रिएक्शन करवाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखिए एस्टर बना रहे हैं और टॉपिक हमारा एसिड है, एसिड से तो बनाना ही है, ये तो फिक्स है। अब मैंने साथ में क्या लिया है, डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन क्या होता है, CH2N2, ये मेरा प्लस होता है, ये मेरा माइनस होता है। तो डायज़ोमीथेन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। जनरली इसकी जो रिएक्शन होती है
ये जो रिएक्शंस डायज़ोमीथेन के साथ होती है जनरली हम एक क्लोज्ड चेम्बर में करते हैं, और ये जल्दी हम लोग किसी बच्चे को करने को नहीं देते हैं क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर हैंडलिंग आनी चाहिए, तो ये हम जनरली सभी बच्चों से नहीं करवाते हैं, ठीक है। डायज़ोमीथेन जो होता है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, ओके। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो C6H5COOH है, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई डायज़ोमीथेन के साथ, जो है आपका CH2 माइनस N2 प्लस, आप देख पा रहे हैं CH2 माइनस N2 प्लस, और जो मेरा एसिड है वो क्या है RC डबल बॉन्ड OOH। अब देखिए ये क्या है माइनस, माइनस क्या है मतलब ये एक डोनर हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो तो हमेशा देते ही हैं, तो डोनर होगा तो मतलब ये बेसिकली क्या कर सकता है, ये एक बेस का काम भी कर सकता है। अगर ये मेरा बेस है या तो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। अब देखिए लिए जो एसिड होते हैं वो हमारे वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब इसका कार्बोनाइल कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, तो ये कैसा काम करेगा, बेस का काम करेगा। CH2 माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा। प्रोटॉन लेने से मतलब है जी ये मेरा एसिड है, अब एसिड है, एसिड क्या देगा H प्लस, तो इसने क्या दे दिया H प्लस, H प्लस दे दिया, तो ये मेरा बेस है, ये मेरा H प्लस ले लेगा, तो बचा क्या CrCOO माइनस, ये मेरा बच गया। फिर उसके बाद मैं इसको किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकती हूँ। ये जो RCO माइनस हमारा बना है, अब ये क्या करेगा, जो CH2 माइनस है उसने क्या लिया H प्लस लिया, तो वो क्या बन गया CH3N2 प्लस। अब RCO माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और N2 निकाल देगा। अब देखिए इसकी जो ड्राइविंग फोर्स वो क्या होगी N2, मतलब ये एक गैस होती है, और मैं आपको हर अपनी जो वीडियो होती है उसमें बताती हूँ कि जब भी कोई रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट गैस होता है तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है और वो हमेशा फेवरेबल होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो वो है N2, और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्पॉन्टेनियस है और फेवरेबल है। फिर ये क्या हो जाएगा RCO माइनस CH3, तो अब देखिए वो भी यहीं पर बना है, ये आपका क्या है C6H5COO, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। ये मैंने शायद प्रोडक्ट थोड़ा गलत लिखा है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा C6H5COO CH3, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है, एक एस्टर बन गया है, और मेरा जो N2 है वो मेरी क्या है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रिपरेशन है एस्टर्स का, कि एस्टर्स को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स ऑन एल्काइल हैलाइड्स। इसके लिए मैं एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि जो सिल्वर होता है Ag जो होता है इसके पास बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है हैलोजेंस के लिए, ठीक है। हैलोजेंस के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, मतलब अगर सिल्वर प्रेजेंट है और कोई हैलोजन है तो आप ये याद रखिएगा कि वो हैलोजन को वहाँ से ज़रूर लेकर जाएगा। तो देखिए जब मेरा सिल्वर सॉल्ट है और यहाँ पर मैंने एक अल्काइल हैलाइड यूज़ किया है, तो सिल्वर क्या करेगा, हैलोजन लेके जाएगा। Ag यहाँ पर कैसा होगा, प्लस में, हैलोजन हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या है Ag प्लस X माइनस, तो ये क्या बन जाएगा AgX। अब यहाँ पर क्या है RCOO, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, ऐसे ही ये भी आपस में जुड़ जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक एस्टर। ये हमारा क्या हो गया एस्टर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, प्रिपरेशंस देखी हमारे एस्टर की। तो आप ये रिएक्शन जो थी इसको आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बस कुछ नहीं हुआ, CH2 माइनस ने ये H लिया, फिर उसके बाद ये जो मेरा कंपाउंड था इतना इतना एज इट इज़ रहा, फिर उसने क्या किया CH3 पे अटैक किया, तो ये मेरा बन गया C6H5COO CH3, ये भी एक मेरा एस्टर बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने एक एस्टर बनाया, और जब मैंने एसिड और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराई किसी एसिड के प्रेजेंस में तब भी मेरा एक एस्टर बना। तो ये थी बात हमारी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अमीन्स या फिर अमाइड डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, जो हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का। सो दोस्तों बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स बेसिकली आपको पता है कि ये मेरा जो है एसिड है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करना है। हमने देखा है कि अमोनिया जो है GOC की क्लास में
अमोनिया जो है एक अच्छा बेस होता है। तो एसिड है, बेस है, एसिड बेस है, तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और हमें पता है जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है हमेशा क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। सॉल्ट बनता है तो वही यहाँ पर भी हुआ, ये एक सॉल्ट बन गया, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट क्यों, क्योंकि ये देखिए NH4+ है और यहाँ पर क्या है CH3CO-, मतलब एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन। तो ये कौन सा सॉल्ट है, अमोनियम, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट का सॉल्ट मिला। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो अमाइड डेरिवेटिव चाहिए। इसका मतलब इसके बाद हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो कुछ क्या किया, हमने हीट किया। हीट करने के बाद हमारे क्या हुआ, H2O निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गई और हमें क्या मिल गया, अमाइड। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी तक वीडियो में क्या देखा, सबसे पहले हमने एसिड हलाइड देखा कि एसिड हलाइड हमने कैसे बनाया। हमने एसिड को क्या किया, रिएक्ट करवाया किससे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से या फिर SOCl2 से या फिर PbR3 से, कोई भी एक हैलोजिनेटिंग एजेंट से हमने रिएक्शन करवाई और हमें मिला RCOCl। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अनहाइड्राइड बनाया, अनहाइड्राइड बनाया। अनहाइड्राइड में कैसे किया, डिहाइड्रेशन करी, डिहाइड्रेशन करी। डिहाइड्रेशन के लिए हमने यूज़ किया P2O5 या फिर H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कंसनट्रेटेड होना चाहिए। इनके प्रेजेंस में हमने हीट किया किसको, एसिड को। एसिड को हीट किया तो -H2O निकल गया, मतलब एक COOH से हमें H निकालना है, एक COOH से हमें OH निकालना है। तो हमारा क्या होगा, RC⋯OOC⋯OR, ये हमारा अनहाइड्राइड बन गया। फिर हमने देखा एस्टर कैसे बनाना है। एस्टर के लिए हमने क्या किया, बेसिकली इसमें क्या किया, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जिसमें हमें H2O निकल गया और हमें क्या मिला, RCOOR, जो हमारा एस्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अमाइड बनाया। अमाइड के लिए हमने क्या किया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, बेस रिएक्शन हुई, हमें सॉल्ट मिला। सॉल्ट के बाद हमने उसको हीट किया और हमें क्या मिला, अमाइड। ठीक है, वीडियो में तो मैंने आपको बताया ही है कैसे कैसे हमें क्या क्या मिला और क्या क्या मैकेनिज़्म था। और अगर कुछ बच्चों को मैकेनिज़्म जानना है एस्टर का डिटेल में तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी डीकार्बोक्साइलेशन के बारे में, डीकार्बोक्साइलेशन कि उसका बेसिकली मैकेनिज़्म क्या होता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कंपेयर टू दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CSIR नेट गेट और जितने भी हम नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इसके पे कई बार हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, कई बार इन बिटवीन द रिएक्शंस भी पूछा जा सकता है, कई बार बहुत सारे ऑप्शंस देख के ये पूछ सकते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा किसी एक चीज़ को बनाने के लिए। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है या आप लोग अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हो ताकि वो वीडियो देखें और समझें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी मेहनत जो भी मैंने करी है समझाने में आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होंगी चीज़ें। और इन केस अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं नहीं समझा पा रही हूँ या कहीं भी मेरा कुछ वीक पॉइंट लगता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस। मेरी GOC, कंडक्टेंस और कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी और भी वीडियोज़ हैं, आप उनको जाके देखिए। तो मैं इनको जल्दी से, खैर कंडक्टेंस तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और जो मेरा GOC है वो मेरा चल रहा है, बहुत अच्छी सी प्रोग्रेस है उसकी। और कार्बोक्सिलिक एसिड की काफ़ी मैंने वीडियोस कंप्लीट करा दी हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट बार मैं आऊँगी डीकार्बोक्सिलेशन के मैकेनिज़्म के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।